गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और नेक्स्ट वीडियो में हमने देखा था डीसी जनित्र के कार्य सिद्धांत और पार्ट ऑफ ए डीसी जनित्र के पार्टों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। कि जो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था उसने अपने हाथ का जो दाहिना हस्त नियम है उसको बनाया। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो डीसी जनित्र होता है उस डीसी जनित्र में जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ रहेगा, ठीक है, जो उत्पन्न होने वाला ईएमएफ रहेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा। इस ईएमएफ की डायरेक्शन को, ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए क्या किया गया? फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल बनाया गया। अब इस नियम के अनुसार होता क्या है कि जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होगा वो किस प्रकार से काम करता है। देखिए, हमको क्या करना है कि राइट हैंड रूल किसे कहते हैं। जैसे मेरा राइट हैंड रूल ये है, ठीक है, तो इस राइट हैंड रूल को हम लागू करते हैं, फॉलो करते हैं। किस प्रकार से काम करेगा कि भाई अपने राइट हैंड रूल को इस प्रकार से आपको फैलाना है। ये जो हाथ है इस हाथ को इस प्रकार से आपको फैलाना है कि जो अपना जो तीनों अंगुलियां हैं, अंगूठा, थंब फॉर मोनेटेशन, अंगूठा, ठीक है, और फोर फिंगर और मिडिल फिंगर अपने को लगभग क्या होने चाहिए? पैरेलल में होने चाहिए, समानांतर में होने चाहिए। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये मैंने इसको इस प्रकार से फैला दिया। तो जो अंगूठा है वो इस फोर फिंगर के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है और जो ये मिडिल अंगुली है ये इस फोर फिंगर के साथ 90 डिग्री एंगल पे है। तो कुछ आपको इस प्रकार से इसको फैलाना है। किसको? दाहिने हाथ को, ठीक है। तो दाहिने हाथ को इस प्रकार से फैलाए कि जो आपका अंगूठा है वो तो किसको इंगित करेगा? भाई अंगूठा तो किसको इंगित करेगा? अपना मोटेशन, चालक की गति की दिशा को इंगित करेगा। और जो फोर फिंगर है वो किसको इंगित करेगा? फ्लक्स को इंगित करेगा। और जो मिडिल फिंगर है वो किसको इंगित करेगी? ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगा। देखिए, मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे अपना मैंने तीनों उंगलियों को इस प्रकार से फैलाया कि ये तो मेरा क्या हो गया? अंगूठा हो गया, ठीक है। ये मैंने लिख दिया अंगूठा। अंगूठा तो किसको दर्शाएगा? अपना गति को दर्शाएगा, कंडक्टर की गति को। इसी प्रकार से मैंने ये क्या किया? 90 डिग्री के एंगल पे फोर फिंगर को लगा दिया। इसको बोलते हैं अपन प्रथम अंगुली। अब प्रथम अंगुली आपको क्या इंगित करेगी? प्रथम अंगुली जो है वो फ्लक्स की दिशा को इंगित करेगी। इसी प्रकार से मैंने तीसरी फिंगर ले ली। ये जो तीसरी फिंगर है इसको बोल सकते हैं द्वितीय अंगुली, ठीक है। द्वितीय अंगुली क्या करेगी? अपना किसको इंगित करेगी? ईएमएफ की दिशा को, ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। ये अपना इस प्रकार से लगता है। ये इसके 90 डिग्री के एंगल पे है और जो ये कौन रहेगा ये भी कितने डिग्री के एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री के एंगल पे रहेगा। तो फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या किया कि अपने दाहिने हाथ की अंगुली को इस प्रकार से फैलाया कि तीनों अंगुलियों के बीच में पहली बात तो क्या होना चाहिए? समकोण का कोण होना चाहिए। सेकंड, जो अंगूठा है वो गति की दिशा को, जो प्रथम अंगुली है वो फ्लक्स की दिशा को, और जो सेकंड अंगुली है वो किसको दर्शाएगी? ईएमएफ की दिशा को इंगित करेगी। देखिए, एक छोटा सा डायग्राम जैसे मैं बनाता हूँ। ये मेरे पास क्या है? एक डीसी जनित्र है। इसमें ये एन पोल हो गया, ये इसमें क्या हो गया? एस पोल हो गया, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास ये क्या हो गया? यहाँ पर ये कंडक्टर हो गया। क्या हो गया? ये कंडक्टर हो गया, चालक हो गया। इसको मैं चालक मान सकता हूँ या फिर मैं मान सकता हूँ आर्मेचर। ये अपना क्या हो गया? फील्ड हो गया जिसमें जो ईएमएफ है वो इंगित होता है। देखिए, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव कहाँ से कहाँ की ओर चलेंगी? एन से एस की ओर चलेंगी। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की ओर चलेंगी। अब इस कंडक्टर में जो फ्लेमिंग का जो दायां हाथ नियम था उसको फॉलो करते हैं, लगाते हैं। कैसे लगाएंगे कि जो भाई फ्लक्स की दिशा है वो कैसी होनी चाहिए? फ्लक्स की दिशा इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया? एन पोल इधर लगा दिया, एस पोल इधर लगा दिया। तो फ्लक्स की जो डायरेक्शन थी वो तो किस दिशा में हो गई? एन से एस की ओर आ गई, ठीक है। इसी प्रकार से मेरे को नियम लगाना है कि जब अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा को, जो एक कंडक्टर है वो कौन सी दिशा में जाएगा? इस दिशा में जाएगा, ठीक है। कौन सी दिशा में जाएगा? जो अपना ये दिशा में रोटेट करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कंडक्टर की जो दिशा होगी वो क्या होगी? ऊपर। और ऊपर दिशा होती है वो किस साइड में चलती है? सदैव क्लॉकवाइज दिशा में चलती है। अब मैं बात करूंगा किसकी? ईएमएफ की। तो ईएमएफ की दिशा कहाँ दे रखी है? नीचे दे रखी है। तो ईएमएफ की दिशा कहाँ लगेगी? अपनी नीचे लगेगी, ठीक है, 90 डिग्री के ऊपर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपने क्या देखा कि भाई जो थंब फॉर मोटेशन मतलब चालक की गति तो क्या आ गई? ऊपर की ओर आ गई, ठीक है। इसमें भी क्या दिया गया है? ऊपर की ओर दिया गया। फ्लक्स क्या आ गया? यहाँ आ गया, ठीक है। और जो अपना ईएमएफ की दिशा थी वो क्या आ गई? यहाँ आ गई।
तो जो अपना कंडक्टर होता है, चालक होता है, उसकी दिशा आपको इस प्रकार से अपन ईएमएफ की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। किसमें? डीसी जनरेटर में। अब इसी प्रकार से एक और नियम बताया था फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने। वो क्या बताया था? बायां हस्त नियम। ठीक है, हम यहीं पर बात कर लेते हैं बायां हस्त नियम। ये किस में लगेगा? ये लगेगा डीसी मोटर में, और ये किस में लगेगा? डीसी जनरेटर में। ठीक है, तो ये कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि डीसी जनित्र में फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगता है, जबकि डीसी मोटर में क्या लगता है? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, बायां हस्त नियम लगता है। ठीक है, इसमें अपन क्या करेंगे? डीसी जनित्र के नियम क्यों लगाते हैं? ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए। किसको ज्ञात करने के लिए? ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए। जबकि डीसी मोटर में क्यों लगाएंगे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? ये लगाएंगे अपन कंडक्टर की गति को ज्ञात करने के लिए, गति की दिशा को ज्ञात करने के लिए, कि जो मोटर है वो कौन सी दिशा में रोटेट कर रही है, घूम रही है। तो मोटर में लगेगा बायां हस्त नियम। ठीक है, और ईएमएफ की दिशा के लिए किस में लगेगा? जनरेटर में दायां हस्त नियम। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे किसकी? कि जो अपना ईएमएफ की समीकरण होती है डीसी जनित्र में, वो किस प्रकार से लगती है, कैसे वो कार्य करती है, और क्या क्या उसमें क्वेश्चंस आपके कंपटीशन एग्जाम में बन सकते हैं। तो किसकी बात करेंगे? ईएमएफ समीकरण की बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, डीसी जनित्र की ईएमएफ समीकरण किस प्रकार से होती है? डीसी जनित्र की जो ईएमएफ समीकरण होगी, ई बराबर पी फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए होगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ईएमएफ समीकरण लिख दिया, इसको पूरी डिटेल में नहीं समझाया है मैंने। देखिए क्या किया जाएगा कि जो ई होता है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? ईएमएफ, प्रेरित ईएमएफ हो गया। ठीक है, जो किस में आएगा? हमेशा जिसकी यूनिट क्या आएगी? वोल्ट होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पी, नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल, चालक में जो अपना आर्मेचर होगा उसमें कितने पोल होंगे फील्ड में। नेक्स्ट बात करेंगे फाई, फाई का मतलब क्या हो गया? फ्लक्स, और फ्लक्स का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? वेबर में। ठीक है, इसी प्रकार से बात करेंगे जेड, जेड क्या होता है? चालकों की संख्या, जनित्र में चालकों की संख्या। ठीक है, कि कितने कंडक्टर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? एन की। तो आरपीएम, आरपीएम किस में होंगे? रन प्रति मिनट में आरपीएम होंगे, कि चालक की गति, कि आर्मेचर कितनी गति से चुंबकीय क्षेत्र के मध्य घूम रहा है। और एक बच गया अपने पास ए, ए बराबर क्या होता है? आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। इस प्रकार से अपन डीसी जनित्र में ईएमएफ समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ई क्या? ई का मान क्या होता है? प्रेरित ईएमएफ, की कितना ईएमएफ आर्मेचर में जनरेट हुआ। पी बराबर क्या हो गया? पोल ऑफ, नंबर ऑफ पोल्स, की कितने पोल्स हैं मोटर के अंदर। और नेक्स्ट आपको फाई दिया गया है, फ्लक्स का मान प्रति पोल कितना फ्लक्स है। नेक्स्ट आपको जेड दिया गया, आर्मेचर में कितने चालक हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया आरपीएम, गति, और अगला आपको दिया गया ए बराबर समानांतर पथों की संख्या। अब देखिए एक चीज़ आपको यहीं पर मैं बता देता हूँ कि आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, ए जो आपको दिया गया है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या, ये कितनी होती है? क्योंकि आर्मेचर में दो प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। दो प्रकार से क्या की जाएगी? वाइंडिंग की जाएगी। कौन कौन सी की जाएगी? एक आएगा अपना लैप वाइंडिंग, और दूसरा आएगा क्या? वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग या फिर वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग को क्या बोलते हैं? पार्श्व वाइंडिंग, और वेव वाइंडिंग को अपन क्या बोलेंगे? तरंग कुंडलन। ठीक है, लैप वाइंडिंग को पार्श्व वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग को क्या बोलेंगे? तरंग कुंडलन बोलते हैं। अब लैप वाइंडिंग क्या होता है? लैप वाइंडिंग में होता है सदैव आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या जो लैप वाइंडिंग में होगी ए बराबर, या फिर मैं बोल सकता हूँ पी बराबर ए। ठीक है, किस में होती है? लैप वाइंडिंग में समानांतर पथों की संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ पोल्स की संख्या बराबर समानांतर पथों की संख्या। इसी प्रकार से मैं बात करूं वेव वाइंडिंग में कितने पैरेलल पथ होंगे, तो वेव वाइंडिंग में क्या होगी? हमेशा ए बराबर 2, समानांतर पथों की संख्या कितनी होगी? 2 पथ होंगे। अब मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे मैंने मान लिया कि कोई जनरेटर है, उसमें जो पोलों की संख्या है, जैसे मैंने 4 पोल मान लिए,
एक मेरे पास जनित्र है, उसमें पोलों की संख्या कितनी है, 4 पोल हैं, ठीक है। अब ये 4 पोल किस प्रकार से लगाए जाएंगे आर्मेचर में, देखिए इनकी जो वाइंडिंग की जाएंगी वो किस प्रकार से की जाएंगी। तो जो अब मैं पहले बात करता हूँ जैसे लैप वाइंडिंग के लिए, ठीक है। लैप वाइंडिंग में क्या होगा, इस प्रकार की जो वाइंडिंग है समानांतर पथों की संख्या भी किसके बराबर होगी, P के बराबर होगी, नंबर ऑफ पोल्स। तो पोलों की संख्या कितनी है, 4, तो समानांतर पथ भी कितने होंगे, 4। अब ये समानांतर पथ 4 किस प्रकार से होते हैं, देखिए एक ये हो गया अपने पास, और एक ये वाइंडिंग हो गई, नेक्स्ट वाइंडिंग ये हो गई, और नेक्स्ट अपने पास ये हो गई। तो इसमें जो समानांतर पथ लगेंगे वो किस प्रकार से लगेंगे, ये अपने जो पैरेलल पथों की संख्या होगी वो किस प्रकार से होगी, 4, क्योंकि जैसे ही इसमें से धारा आएगी वो 4 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 4 भागों में डिवाइड हो गई, तो ये तो क्या आ गए अपना पैरेलल के पथ आ गई, ठीक है, समानांतर पथों की संख्या। अब इसी प्रकार से मैं यदि बात करूं किसकी, वेव वाइंडिंग की, नंबर ऑफ पोल्स उतने ही रहेंगे, P का मान कितना रहेगा, P का मान 4 ही मान रहा हूं मैं, ठीक है। तो वेव वाइंडिंग में मेरे को बात करना है, तो वेव वाइंडिंग में क्या होता है, अभी मैंने बताया था A बराबर 2 होता है, पैरेलल पथों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, लेकिन पोल कितने हैं, 4। तो किस प्रकार से वाइंडिंग की जाएगी वो आपको देखना है। तो इनको 2-2 वाइंडिंगों को एक साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, 2-2 वाइंडिंगों को क्या किया जाएगा, एक साथ जोड़ दिया जाएगा, और इस प्रकार से किस में की जाती है, वेव वाइंडिंग में वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। 2 वाइंडिंग को एक साथ जोड़ दिया, पैरेलल पथ कितने हो गए, समानांतर पथ, जैसे यहाँ से धारा आई 2 समानांतर पथ हो गए, इसमें कितने थे समानांतर पथ, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, 4 पोल तो 4 समानांतर पथ, और वेव वाइंडिंग में पोलों की संख्या तो 4 है लेकिन पैरेलल पथ कितने हैं, 2, तो मैंने कितने बना दिए, 2 पैरेलल पथ बना दिए। अब एक चीज और आती है यहाँ पर कि जैसे मैं बात करूं कि तरंग वाइंडिंग का उपयोग कहाँ लिया जाएगा, और जो पार्श्व वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग है, इसका उपयोग कहाँ लिया जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि जो लैप वाइंडिंग है इसका जो प्रयोग आप लोग करोगे अधिक करंट व कम वोल्टता के लिए, ठीक है, अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए किसका यूज करेंगे अपन, लैप वाइंडिंग का यूज करेंगे। जबकि वेव वाइंडिंग का प्रयोग किस के लिए करेंगे, अधिक वोल्टता व कम करंट के लिए किसका यूज करते हैं अपन, तरंग वाइंडिंग का, वेव वाइंडिंग का यूज करते हैं। एक चीज आपको यहाँ पर और याद रखनी है, वो चीज क्या याद रखनी है कि जो अपनी लैप वाइंडिंग होगी, ये लैप वाइंडिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, समानांतर वाइंडिंग, क्या बोल सकते हैं, लैप वाइंडिंग को समानांतर वाइंडिंग बोल सकते हैं। इसी प्रकार से मैं बात करूं किसकी, वेव वाइंडिंग की, तो वेव वाइंडिंग को आप क्या बोल सकते हो, सीरीज वाइंडिंग भी आप बोल सकते हो। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है, समानांतर में जो वाइंडिंग की जाती है, जबकि वेव वाइंडिंग में सीरीज में वाइंडिंग। देखिए अभी मैंने बताया था ना आपको, लैप वाइंडिंग में किस प्रकार से जो नंबर ऑफ पोल्स हो गए वो किस प्रकार से हैं, समानांतर में जुड़े हुए हैं, ठीक है। वेव वाइंडिंग में किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आपसे पूछ ली जाती है, जो बहुत कम देखने को मिलती है कि भाई सीरीज में और लैप वाइंडिंग में बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है ये चीज़। तो अपने को पता क्या रखना है कि लैप और वेव के बारे में, लैप व वेव के अंतर अपने को यहाँ से याद रखने हैं। कितने अंतर हो गए मुख्यतः, कि लैप वाइंडिंग को पार्श्व वाइंडिंग कहते हैं, वेव वाइंडिंग को तरंग वाइंडिंग कहते हैं। लैप वाइंडिंग समानांतर में की जाती है, वेव वाइंडिंग सीरीज क्रम में की जाती है। लैप वाइंडिंग में A बराबर P होते हैं, जबकि वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 होते हैं। नेक्स्ट अंतर, अधिक करंट और कम वोल्टेज के लिए कौन सी वाइंडिंग करेंगे, लैप वाइंडिंग यूज करेंगे, और अधिक वोल्टता और कम करंट के लिए कौन सी वाइंडिंग यूज करेंगे, वेव वाइंडिंग का यूज करेंगे। इसका जो डायग्राम होता है किस प्रकार से की जाती है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से की जाती है, जब पोलों की संख्या बराबर होगी तो इस प्रकार से अपन इसकी वाइंडिंग कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे थे किसकी अपन, ईएमएफ समीकरण की। तो ईएमएफ समीकरण आपकी ये आ गई, E बराबर P phi ZN अपॉन साइट इंटू A। अब इस ईएमएफ समीकरण के ऊपर अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है कि एक 4 ध्रुव जनित्र में तरंग वेष्टन आर्मेचर में 51 खांचे हैं और प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं। मशीन में जनित वोल्टेज क्या होगी जब इसे 1500 आरपीएम से घूर्णित किया जाता है, और माना कि प्रति ध्रुव जो फ्लक्स है 7.0 मिली वेबर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको बताते हैं अपन क्या होगा। सबसे पहले तो आप जो मैटर अपनों को दिया गया है उसको नोट कीजिए। जैसे कि आर्मेचर में खांचों की संख्या कितनी है, 51, और प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं। तो और एक 4 पोल है तो P का मान तो कितना हो गया, 4,
ठीक है। नेक्स्ट आर्मेचर में खांचे कितने हो गए, आर्मेचर में खांचे को मैं लिख लेता हूं जैसे 51 खांचे हो गए और चालक कितने हो गए, 20 चालक हो गए। तो ये क्या होता है, जेड में क्या होगा, आर्मेचर में चालकों की संख्या कि जैसे मोटर की, मैं एक बार इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये मेरे पास क्या है, एक अपना आर्मेचर है, इस आर्मेचर में क्या होते हैं, खांचे कटे हुए होते हैं। इस प्रकार से आपके जो खांचे हैं वो कटे हुए होते हैं, ठीक है। अब इन खांचों में क्या होगा, इन खांचों में क्या करेंगे, आर्मेचर की वाइंडिंग करेंगे। तो खांचों की संख्या तो कितनी है, ये है अपने पास खांचे, इनकी संख्या तो कितनी दे रखी है, 51 दे रखी है। और आगे दिया गया है कि प्रत्येक खांचे में 20 चालक हैं। अब इस एक खांचे के अंदर जो कंडक्टर की संख्या है वो कितनी है, 20 कंडक्टर की संख्या है। तो देखिए 20 चालक हैं एक खांचे के अंदर और खांचों की संख्या कितनी है, 51। तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे भाई, सबको मैं मिलाऊंगा तो 20 × 51 कंडक्टर हो जाएंगे टोटल मेरे पास। तो अगर इसको गुणा करेंगे तो 20 को मैंने 50 से गुणा किया तो 5 दूनी 10, तो ये आ गया 10-20 आ गया लगभग, ठीक है। 50 दूनी 100 और 500 और 500, हाँ इतना ही आ गया, 10-20 इसका आ गया। क्या आ गया 10-20, जेड का मान आ गया, समानांतर चालकों की संख्या कितनी हो गई, 10-20 हो गई। कितने समानांतर चालक है, कैसे आया, कितने चालक हैं और कितने खांचे हैं एक चालक में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब इसे 1500 आरपीएम से, तो जो अपना एन घूर्णन गति कितनी होगी, 1500 आरपीएम क्या हो जाएगी, घूर्णन गति हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो माना कि प्रति फ्लक्स, ध्रुव फ्लक्स 7 वेबर है, फाई का मान कितना दिया गया है, 7.0 और मिली, इसको मैं लिख देता हूँ मिली वेबर, ठीक है। मिली वेबर को मैं सोल्व करूंगा तो 7.0 × 10⁻³ क्या आ जाएगा, 7.0 को मैंने डायरेक्ट 7 लिख दिया, 7 × 10⁻³ वेबर आ गया, ठीक है। ये चीज़ मेरे को दी गई है। नेक्स्ट क्या दिया गया है कि देखिए नोट कीजिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है, तरंग वेष्टन। और तरंग वेष्टन क्या होता है, आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या ए बराबर कितना होगा, तरंग में 2 होगा, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, जनित्र में वोल्टता क्या होगी, यहाँ पर आपको ई का मान या फिर वी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है कि जनित्र की वोल्टेज कितनी होगी। देखिए जनित्र की वोल्टेज कितनी होगी उस चीज़ को देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जनित्र में उत्पन्न होने वाला जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, ईएमएफ होगा ई बराबर P∅Zn/60 × A। कितना होगा, ई बराबर P∅Zn × 60 × A होगा। अभी मैंने बता दिया, यहाँ पर ई आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो ई को लिख लिया मैंने। पी आपको कितना दिया गया है, 4 पोल दिए गए हैं, 4 पोल आ गया। फाई का मान आपको कितना दिया गया है, फाई का मान 7 × 10⁻³ तो 7 × 10⁻³ लिख दिया। जेड का मान आपको दिया गया है 10-20, कितना दिया गया है, 10-20। और एन का मान जो घूर्णन गति है वो कितनी दी गई है, 1500 आरपीएम, तो आपने क्या लिख दिया, 1500 आरपीएम। बट है नीचे आपको क्या दिया गया है, 60, और ए का मान आपको कितना दिया गया है, 2 क्यों आया, तरंग वेष्टन, तरंग वेष्टन में क्या होता है, ए बराबर 2 होता है, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो E बराबर क्या होगा, सबसे पहले तो ये 10⁻³ है, इसको मैं चेंज करने के लिए क्या करूं, पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे भेज दूं, तो नीचे कर दो इसको, 7 × 10 20 × 1500 बटे 60 × 2 × 1000, ठीक है। 10⁻³ मैंने आपको बताया भी था पिछले वीडियो में कि 10⁻³ आ गई, इसको क्या बोलते हैं अपन, मिली बोलते हैं। और जो ये मिली है इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10⁻³ बटे में करने के लिए नीचे ले आएंगे तो 3 0 लगा सकते हैं, क्योंकि ये मिली किसके बराबर होती है, 1000 के बराबर होती है। आ गया इतना। नेक्स्ट करेंगे, 3 0 हैं तो 3 0 काट दीजिए, 2 0 ये हो गई, 1 ये हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2 से अपन काट सकते हैं, 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 51 दूनी 102 आ गए अपने पास, ठीक है। अब काट लो और काट लो अपन, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इसको काटेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 से 30 आ गए। फिर काटो, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30, ठीक है, तो 15 आ गए। अब देखिए और कुछ कट रहा है यहाँ पर। अब देखिए 7 को गुणा करना है 51 से और भाग देना है किसका, अपने को देना है 15 का, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या है, 15 आपको दिया गया है और यहाँ पर भी क्या दिया गया है, 15 आपको दिया गया है, तो 15 से क्या कट गया, 15 कट गया। अब क्या आ गया, ई बराबर 7 × 51, ई बराबर 7 × 51, तो 7 को 51 से गुणा करेंगे, 7 पंजू 35 और 7 एकम 7, तो 35 7, ठीक है। ई का मान कितना आ गया, ई का मान आ गया 357 वोल्ट,
कितना आ गया ई का मान 357 वोल्ट। करना क्या था अपने को, जो क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले उसका डाटा नोट कीजिए कि क्या क्या आपको दिया गया है और कौन से मान आपसे पूछा गया है। तो मैंने डाटा नोट किया और जो तरंग वेष्टन थी इसलिए क्या मान लिया, ए के बराबर 2 मान लिया। यदि यहाँ पर लैप वाइंडिंग होती तो क्या मानता, ए के बराबर पी मान लेता, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर मान लेता, 4 मान लेता। फिर इसको सोल्व किया मैंने तो क्या आ गया, इसका जो उत्पन्न वोल्टेज होगा इस प्रकार के जनित्र में, यदि ये डाटा मेरे को दिया गया है तो इसके द्वारा जो उत्पन्न वोल्टेज कितना होगा, 357 वोल्ट होगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, दोनों के बारे में, लैप के बारे में भी और वेव वाइंडिंग के बारे में भी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि एक 4 पोल डीसी जनित्र में कुल चालकों की संख्या 900 है। तो आपको क्वेश्चन को देख करके डाटा नोट करना है कि पोलों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स आपको कितने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं। कुल चालकों की संख्या कितनी दी गई है, जेड आर्मेचर में समानांतर चालकों, जेड चालकों की संख्या कितनी होती है, 900 हो गई। ठीक है, दिया गया अपने को 10 मिली वेबर प्रति पोल फ्लक्स है और जो फ्लक्स का मान है वो कितना है, 10 मिली वेबर। अब इस 10 मिली वेबर को आप चेंज कीजिए, चेंज कैसे करेंगे, 10 × 10⁻³ मिली वेबर हो गया। यदि आर्मेचर की गति 800 आरपीएम है, जो रोटेशन स्पीड है वो कितनी है, 800 आरपीएम की गति से आर्मेचर घूम रहा है, तो उत्पन्न विद्युत वाहक फ्लक्स बल ज्ञात कीजिए जब आर्मेचर में लैप वाइंडिंग की गई है। तो वाइंडिंग कौन सी की गई है अपनी, ए के बराबर क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स, मतलब क्या आ गया कि ए का मान कितना आ गया, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर 4 के बराबर आ गया। ज्ञात क्या करना है, ई का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि जो जनरेट होने वाला ईएमएफ है वो कितना होगा, ये चीज़ देखनी है। तो ये डाटा नोट कर लिया मैंने। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ईएमएफ समीकरण होती है जनित्र की वो क्या होती है, ई बराबर P ZN बटे 60 × ए। ये क्या होती है जनित्र की ईएमएफ समीकरण आपको दी गई है, P ZN बटे 60 गुणा ए आपको दिया गया है। अब देखिए क्या करना है, ई का मान ज्ञात करना है, तो ई को मैंने लिख लिया। पी का मान मेरे को दिया गया है, नंबर ऑफ पोलों की संख्या कितनी है, 4 दी गई है। फाई का मान मेरे को कितना दिया गया है, फाई का मान 10 मिली वेबर, तो मैंने चेंज किया था तो क्या आ गया, 10 × 10⁻³ नेक्स्ट जेड आपको दिया गया है, चालकों की संख्या कितनी दी गई है, देखिए जेड का मान दिया गया है 900। ठीक है, चालकों की संख्या 900 आ गई और गति आपको दी गई है कितनी, 800 आरपीएम। गति आपको कितनी दी गई है, 800 आरपीएम। बटे क्या आ गया, बटे अपने आ गया कि 60 × ए का मान मैंने अभी बताया था, लैप वाइंडिंग है, लैप वाइंडिंग के लिए ए बराबर पी होता है, तो ए का मान कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए इस प्रकार से लिख लिया। और यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसको क्या कर सकते हो, काट सकते हो। जैसे इसको है मैं चेंज करूंगा, देखिए मैं चेंज कर ही देता हूँ, 4 × 10 × 900 × 800 बटे 60 गुणा 4 × 1000। ठीक है, मैं 10 की घात जो -3 थी, ये 10 की घात -3 थी, इसको नीचे लेके आया तो ये कितने आ गया, 10 की घात +3 आ जाएगी। और +3 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 1000 के बराबर लिख सकता हूँ। देखिए करना क्या है, 2 0 से 2 0 काट दी और कट रहा है, 1 0 से 1 0 काट दी, हो गया काम। नेक्स्ट देखिए 1 0 से इसकी 1 0 काट दी मैंने, अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा बिल्कुल। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 से कट जाएगा, 3 3 9, क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, 4 से क्या कट रहा है, 4 कट जाएगा। अब देखिए और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8 कट गया, नीचे सब कुछ फिनिश हो गया। तो ई बराबर क्या बच गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 30 × 4, तो 4 3 कितने हो गए, 12, तो 120 वोल्ट किसका आ गया, 120 वोल्ट आंसर आ गया। ई का मान जो आएगा सेकंड नंबर के क्वेश्चन में, ईएमएफ कितना जनरेट होगा, 120 वोल्ट का ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए डीसी जनित्र के प्रकार। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी को नियमित रखिए, क्योंकि यूपी RVNL की वैकेंसी भी आपके लिए आ चुकी है।